गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अश्विनी सिंह कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ASK स्टडी पर। हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th का साइंस और साइंस का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है कार्बनिक यौगिक, और कार्बनिक यौगिक के बाद हम लोग देखेंगे जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत और जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया था ये जानेंगे। उसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं जैव शक्ति सिद्धांत का अंत कैसे हुआ। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्हीं टॉपिकों को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, कार्बनिक यौगिक की। तो एक बात जान लीजिए, कार्बनिक यौगिक दुनिया में बहुत सारे यौगिक पाए जाते हैं। उनमें से जिन यौगिकों में कार्बन तत्व के रूप में उपस्थित हो तथा क्या हो, तत्व के रूप में उपस्थित हो, उन्हें हम लोग कार्बनिक यौगिक कहते हैं। लेकिन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और साइनाइड को छोड़कर तो बाकी जितने सारे यौगिक पाए जाएं जिसमें कार्बन तत्व के रूप में मौजूद हो, उसे हम लोग कहते हैं क्या, कार्बनिक यौगिक। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की इसकी बात करें तो ग्लूकोज हो जाएगा और शुगर हो जाएगा, ये सब सारे तत्व, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ये सब सारे तत्व क्या हैं, कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए इसका डिफिनीशन देखते हैं, डिफिनीशन कहता क्या है। ठीक है, देखिए वे सभी यौगिक जिनमें कार्बन एक तत्व के रूप में अवश्य उपस्थित हो। ठीक है, वे सभी यौगिक जिसमें कार्बन एक तत्व के रूप में अवश्य उपस्थित होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं। देखिए वे सभी यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, वे सभी यौगिक क्या कहलाते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। लेकिन एक बीच में कंडीशन दे दिया। क्या कंडीशन दिया है, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और साइनाइडों को छोड़कर। ठीक है, साइनाइड को छोड़कर मतलब जिनमें कार्बोनेट की मात्रा पाई जाए, बाइकार्बोनेट की मात्रा पाई जाए और साइनाइड पाए जाएं, तो उन यौगिकों को छोड़ दिया जाए। तो वो सभी जिसमें कार्बन क्या हो, तत्व के रूप में उपस्थित होगा, उसे ही हम लोग कहते हैं क्या, कार्बनिक यौगिक। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है, एग्जाम्पल ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज में देखिए इसमें ये एक यौगिक हो गया, इसके अंतर्गत देखिएगा एक कार्बन 6 है ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कार्बनिक यौगिक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला C12H22O11, ये है चीनी जिसे सुक्रोज कहते हैं। तो इसमें भी कार्बन की मात्रा है, तो ये भी क्या हो गया, कार्बनिक यौगिक हो गया। आगे देखते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, आगे बात करें तो CH4, C2H6, C2H4, ठीक है, ETC, ये सब जितने सारे चीजें लिखी गई हैं ये सब कार्बनिक यौगिक है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा एक तत्व के रूप में पाई जाती है। और बात करें तो कार्बोनेट और उसकी बात करते हैं बाइकार्बोनेट की। तो देखिए कार्बोनेट क्या होता है, कार्बोनेट की बात करें, देखिए यहां पे लिखते हैं, यहां पे कार्बोनेट की बात किया जाए तो कार्बोनेट का जो होगा CaCO3। ठीक है, इसमें जो है कार्बोनेट में कार्बन की मात्रा तो है लेकिन ये कार्बनिक यौगिक नहीं है, ये बात ध्यान दीजिएगा। जैसे और बात करते हैं ये बाइकार्बोनेट NaHCO3। ठीक है, NaOH CO3। ठीक है, तो इसमें भी कार्बन की मात्रा है लेकिन ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि वे सभी तत्व जिसमें कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और साइनाइड की मात्रा पाई जाती है उन्हें हम कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत नहीं रखते हैं। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिक कहेंगे किसको, वे सभी पदार्थ जिसमें कार्बन एक तत्व के रूप में उपस्थित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और साइनाइड को छोड़कर। ठीक है ना, इन्हें छोड़ दिया जाए तो हर एक यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित है वे सभी क्या कहलाएंगे,
कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जैव शक्ति सिद्धांत की। एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक हुए, उन्होंने बताया सबसे पहले कि जो कार्बन है ना, कार्बन को प्राप्त करने का जो साधन है मानव के पास, वो सिर्फ जैव शक्ति है। जैव शक्ति का मतलब क्या? जीवित जीव से ही हम लोग कार्बन की प्राप्ति कर सकते हैं, अन्यथा और कहीं से नहीं प्राप्त किया जा सकता। बहुत दिनों तक इस सिद्धांत को माना गया था। और ये दिए कौन थे? तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे बर्जीलियस। बर्जीलियस ने सर्वप्रथम ये सिद्धांत प्रतिपादित किया और कहा कि जो भी हम लोगों को पूरे विश्व में कार्बन प्राप्त होता है, उसका मात्र एक ही साधन है, और वो है जीवित जीव। जीव से ही हम लोग क्या कर सकते हैं? कार्बन की मात्रा प्राप्त की जाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद एक वैज्ञानिक हुए जर्मनी के एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है फ्रेडरिक वोहलर ने 1728 में अमोनियम साइनाइड को गर्म करके यूरिया नामक पदार्थ बना दिया। जो यूरिया है वो कार्बनिक पदार्थ है। यानी ये कह सकते हैं हम लोग कि जो जैव शक्ति है वो मात्र एक साधन नहीं है। इस तरह से जैव शक्ति सिद्धांत का क्या हुआ? अंत हुआ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जैव शक्ति सिद्धांत दिया किसने था और क्यों। ठीक है, देखिए, जैव शक्ति सिद्धांत फ्रांसीसी वैज्ञानिक बर्जीलियस ने दिया था। किसने दिया था? बर्जीलियस ने। ठीक है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक बर्जीलियस ने दिया था। जैव जगत में कार्बनिक पदार्थों को प्राप्त करने का एकमात्र साधन क्या है? जैव जगत ही कार्बनिक पदार्थों को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। जैव जगत, जैव जगत का मतलब क्या हो गया? जीवित जीव। ठीक है ना, जीवित जो जीव हैं सिर्फ उन्हीं से हम लोग कार्बन की प्राप्ति कर सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं। ये किसने दिया था? बर्जीलियस ने दिया था, जो कि पूर्ण रूप से सही नहीं था। इसको आगे चल के इसका अंत हुआ और खंडन किसने किया? तो देखिए यहां पे क्या दिया, जैव शक्ति सिद्धांत का अंत जर्मनी के वैज्ञानिक फ्रेडरिक होलर ने सन 1828 ईस्वी में, कब? 1828 ईस्वी में प्रयोगशाला में अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनाइड से, यह है अकार्बनिक यौगिक। क्या है? अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनाइड क्या है? अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक है। अकार्बनिक यौगिक को गर्म करके आकस्मिक रूप से, मतलब गर्म किया जिससे आकस्मिक रूप से क्या बना? यूरिया प्राप्त हुआ। ठीक है, और यूरिया जो प्राप्त हुआ, यूरिया है एक कार्बनिक पदार्थ। इससे यह सिद्ध हो गया कि हम लोगों को कार्बनिक पदार्थों को प्राप्त करने के लिए जीवित जीव पर आश्रित नहीं रहना है। जीवित जीव से ही कार्बनिक पदार्थ नहीं बनाए जा सकते हैं, अकार्बनिक पदार्थ से भी कार्बनिक पदार्थ बनाए जा सकते हैं। और इसको सिद्ध किया था फ्रेडरिक होलर ने, जो जर्मनी के वैज्ञानिक फ्रेडरिक होलर ने यह सिद्ध किया। कब सिद्ध किया? 1828 ईस्वी में यह सिद्ध किया कि अकार्बनिक यौगिक से भी हम लोग कार्बनिक यौगिक मतलब प्राप्त कर सकते हैं। यूरिया बना के इन्होंने प्रयोगशाला में दिखा दिया। एक बात जान जाइए कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जो पदार्थ बनाया गया था या जो यौगिक बनाया गया था वो यूरिया ही था। और बनाया किसने था? फ्रेडरिक होलर ने 1828 ईस्वी में। इससे जैव शक्ति का जो सिद्धांत था उसका क्या हो गया? अंत हो गया। जैव शक्ति सिद्धांत का अंत हो गया। अब देखिए क्या किया इन्होंने, देखिए यहाँ पे ये है NH4 अमोनियम साइनेट है। क्या है? अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट को जब इन्होंने गर्म करके छोड़ दिया कुछ देर बाद, तो कुछ देर बाद ये यूरिया के रूप में कन्वर्ट हो गया। और यूरिया जो है कार्बनिक पदार्थ है। क्या है? कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, तो इस समीकरण से यह सिद्ध हुआ कि अकार्बनिक, ये है अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि अकार्बनिक पदार्थ से भी हम लोग कार्बनिक पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं, जिससे जैव शक्ति सिद्धांत का क्या हो गया? अंत हो गया। ठीक है,
जैव शक्ति सिद्धांत का इस तरह से अंत हो गया। इसके बाद कई ऐसे वैज्ञानिक आए जिन्होंने इस संबंध में कई कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया। जैसे सबसे पहले आए थे कोल्बे ने 1845 ईस्वी में एसिटिक अम्ल का संश्लेषण किया। एसिटिक अम्ल को प्रयोगशाला में बनाया। कोल्बे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1845 में एसिटिक अम्ल को बनाया था। और किससे बनाया था? अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया। यहाँ पे देखिए, ये है एसिटिक अम्ल जिसमें कार्बन की मात्रा है, ये है कार्बनिक पदार्थ और ये अकार्बनिक पदार्थ से बनाया गया था। किसके द्वारा? कोल्बे के द्वारा। अब देखिए एक और वैज्ञानिक है वर्थेलो ने 1856 में मेथेन का संश्लेषण किया था। 1856 में वर्थले ने मेथेन का संश्लेषण किया, जो वो भी अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ, मेथेन CH4 क्या होता है? CH4, ठीक है, इसका संश्लेषण किया। और ये भी अकार्बनिक पदार्थ से ये कार्बनिक पदार्थ है। क्या है? कार्बनिक पदार्थ का इन्होंने निर्माण किया, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका अगला टॉपिक। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला टॉपिक। जो अगला टॉपिक आप लोगों का है वो है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन की बात करें तो ये विज्ञान की वो शाखा है जिसमें कार्बन के उन सभी यौगिकों को पढ़ा जाता है जो इन सब से वो क्रिया करता है। जैसे हाइड्रोजन के साथ मिला के बनाता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। इन सब से क्या करता है? क्रिया करके जो ये यौगिक का निर्माण करता है उसी को हम लोग कार्बनिक रसायन के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। तो बात करें तो देखिए कार्बन क्या है? इन सब से क्रिया करता है और क्रिया करने के बाद बंध बनाता है और बंध बनाने के बाद जो यौगिक बनते हैं उन्हीं यौगिकों का अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं? कार्बनिक रसायन के अंतर्गत करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, पहले डिफिनीशन को देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए कार्बनिक रसायन, कार्बनिक यौगिक कार्बन तथा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस, क्लोरीन, फ्रोमीन, ब्रोमीन आदि के तत्वों से मिलकर बना होता है। जो कार्बनिक यौगिक होता है वो कार्बन और इन सब तत्वों के मिलने से बना होता है और इन्हीं यौगिकों का अध्ययन कार्बनिक रसायन के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। मतलब कार्बन जब इन सब तत्वों से क्रिया करता है या क्रिया करके जो यौगिक बनाता है उन्हीं यौगिकों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? कार्बनिक रसायन के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। और कार्बनिक रसायन के अंतर्गत इन सब का अध्ययन किया जाता है विशेष कुछ को छोड़कर। जैसे बताए थे पीछे वाले वीडियो में आप लोगों को, कार्बोनेट को छोड़ दिया जाए, बाइकार्बोनेट को छोड़ दिया जाए और साइनाइडों को छोड़ दिया जाए तो इन सब को छोड़ने के बाद शेष जो तत्व होते हैं सभी क्या होते हैं? जिनमें कार्बन पाया जाए कार्बनिक यौगिक होते हैं। और इन्हीं कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? कार्बनिक रसायन के अंतर्गत किया जाता है। हम समझ रहे हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नहीं हुआ है तो वीडियो पुनः पूछे करके एक बार देख लें, क्लियर जरूर हो जाएगा। अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो बस हाइड्रोकार्बन की बात किया जाए तो वे सभी यौगिक जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बनते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। वे सभी यौगिक जो सिर्फ किसके मिलने से बने? कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बने, उन्हें हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन यौगिक। जैसे यहां पे देखते हैं, देखिएगा, वे यौगिक कह रहा है ना, वे यौगिक जिनमें केवल क्या हो? कार्बन हो। वे यौगिक जिनमें केवल कार्बन हो और हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन हो, ठीक है। हाइड्रोजन तत्व की उपस्थिति होती है। मतलब वे सभी यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन के तत्व की सिर्फ उपस्थिति हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब सीधा सीधा है, वे सभी यौगिक जिनमें सिर्फ दो ही तत्व पाए जाएं और वो दो तत्व कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन है और कार्बन है। इन दोनों तत्वों को मिलने से जो यौगिकों का निर्माण होता है उन्हीं का नाम होता है हाइड्रोकार्बन,
ठीक है। हाइड्रोकार्बन की बात करें तो इनको दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए यहां पे लिखा गया है CH4 लिखा गया है ना, इसे हम लोग कहते हैं मीथेन। इसमें देखो कार्बन है और हाइड्रोजन है, दो ही तत्व है कि नहीं है। इस वाले में देखिएगा एथेन, इसमें क्या है, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन है। ये है एथीन, C2 मेथेट एथीन है। ये है एथाइन। तो यहां पे देखिए बात करते हैं, सब में क्या पाया जा रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन, सिर्फ दो ही तत्व पाए जा रहे हैं। और बहुत सारे तत्व होते हैं, C7H16, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं हेप्टेन। क्या कहते हैं, हेप्टेन। तो देखो इसमें कार्बन सिर्फ है और सिर्फ हाइड्रोजन है। मतलब वे सभी तत्व जिसमें सिर्फ दो ही, वे सभी यौगिक जिसमें सिर्फ दो ही तत्व हों, कौन कौन से, कार्बन और हाइड्रोजन। वे सभी तत्व जिनमें सिर्फ दो ही यौगिक तत्व हैं, वे सभी यौगिक जिनमें सिर्फ दो ही तत्व हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कार्बन और हाइड्रोजन, उसे हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसका अगला पॉइंट क्या है। हाइड्रोकार्बन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। अब दो भाग ये कौन कौन से हैं, दोनों भागों की बात करें तो देखिए इसमें पहला भाग है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन हम उन्हें कहते हैं, देखिए एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को पढ़ेंगे अभी। अब दूसरा जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, मतलब कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बनों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, एलिफैटिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन, इन दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके आगे। आगे क्या है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का हम लोग डिफिनीशन देखते हैं। तो जान लीजिए वे सभी हाइड्रोकार्बन जो खुली श्रृंखला का निर्माण करते हैं, विवृत श्रृंखला, खुली, ठीक है, श्रृंखला का निर्माण करते हैं। देखिए क्या लिखा गया, वे सभी हाइड्रोकार्बन, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की खुली श्रृंखला या विवृत श्रृंखला का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मतलब ये है कि वे सभी हाइड्रोकार्बन जो खुली प्रकार की श्रृंखला का निर्माण करें, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसके आगे देखेंगे। अब देखिए एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो इन दो बातों को ध्यान देंगे। अब देखिए इसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को अभी पढ़ेंगे, देखते हैं इसमें क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, ठीक है। दो बातों पे फोकस करेंगे। तो एक बार पुनः इसको हम लोग दोहरा लेते हैं। देखिए कार्बनिक रसायन क्या है, वे रसायन जो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर इन सब से मिल के बना हो, मतलब कार्बन उसमें निश्चित हो, कार्बन तथा इनसे मिल के बना हो, और इन्हीं यौगिकों को हम लोग किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, कार्बनिक रसायन के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं कार्बनिक रसायन। उसमें एक पॉइंट ये था कि इसमें कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट और साइनाइड को छोड़कर, ठीक है। अब आगे की बात करें, हाइड्रोकार्बन क्या है, तो वे सभी यौगिक जो सिर्फ दो तत्वों से मिलकर बने हो, हाइड्रोजन और कार्बन, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन की बात करें तो वो सभी हाइड्रोकार्बन जो खुली प्रकार की श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं, विवृत श्रृंखलाओं का, विवृत यानी खुला ही होता है, खुली श्रृंखलाओं या विवृत श्रृंखला का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इसे भी दो भागों में बांटा गया है।
कौन कौन से दो भाग? पहला जो भाग है वो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखते हैं इसके आगे वाले पार्ट को, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की अगर बात किया जाए तो वो हाइड्रोकार्बन जो कार्बन एक दूसरे परमाणु से जो जुड़ते हैं, अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़े और मतलब एकल बंध से जुड़े और उससे अन्य तत्व भी जो जुड़ रहे हैं वो भी अगर एकल बंध से जुड़ते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, देखिए क्या इसमें लिखा गया है, देखिए वे एलोफैटिक हाइड्रोकार्बन जो कार्बन कार्बन, क्या लिखा गया है, कार्बन कार्बन परमाणुओं या अन्य परमाणुओं से सिर्फ एकल बंध द्वारा, ठीक है, मतलब लिखा गया कि वो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो कार्बन और कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध और कार्बन से अन्य परमाणुओं के बीच भी एकल बंध से जुड़ता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए एक बार पुनः बताते हैं, जब कोई भी कार्बन है, कार्बनिक यौगिक है, तो वो क्या करता है कि कार्बन और कार्बन से जुड़ता है तो उसके बीच में सिर्फ एकल बंध हो। ठीक है, और कार्बन का जो बाह्य वाली संरचना दूसरे से जुड़ता है, दूसरे तत्वों से, तो उससे भी अगर एकल बंध से जुड़ता है तो उसे ही हम लोग कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। यानी इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं आता, यानी कह सकते हैं कि इसमें द्विबंध और त्रिबंध नहीं आते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। मेथेन, मेथेन क्या है, CH4, CH4 को देखते हैं तो ये कार्बन है और कार्बन की संयोजकता चूंकि आप लोग जानते हैं 4 है और हाइड्रोजन की 1 होती है, तो ये सबसे इस तरह से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं, देखिए कार्बन जब भी किसी भी परमाणु से जुड़े तो अगर वो एकल बंध द्वारा जुड़ता है, ठीक है, एकल बंध द्वारा जुड़ता है तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखिए इसका दूसरा एग्जांपल बताते हैं। देखिए ये है मेथेन, अब देखिए एथेन का C2H6, तो ये है C2, 1 2 कार्बन 2 हो गया, और H6, तो H6 को इनके साथ संतुलित करते हैं। देखो 1H 2 3H, उसी तरह से 4 5 6H, ये बना कि नहीं, 6 H इससे जुड़े सिंगल बॉन्ड से कि नहीं जुड़े। अब देखो इस कार्बन की चारों संयोजकताएं पूर्ण हैं और इस वाले कार्बन की भी चारों संयोजकताएं पूर्ण हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। मतलब वैसे हाइड्रोकार्बन जिसके सभी परमाणु एक दूसरे से एकल बंध द्वारा जुड़ते हैं उसे ही हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखिए इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहां पे देखिए ये वाला एग्जांपल प्रोपेन को देखते हैं, क्या है, C3, 1 2 3, C3 हो गया। अब इसमें क्या है, C3। अब इसके बाद करते हैं, इसमें H8 है तो H8 को संतुलित करते हैं, तो इससे 1 2 3 4 5 6, 2 बचा, 7 और 8। देखो यहाँ पे 1H 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, इस तरह से देखिए इसमें इस कार्बन में यानी प्रोपेन में, प्रोपेन की बात करें जो इसका नाम है प्रोपेन में, कार्बन और कार्बन के बीच भी एकल बंध बन रहा है। दोनों में देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और कार्बन दूसरे परमाणु से हाइड्रोजन से भी जुड़ा है, तो सब एकल ही बंध का निर्माण कर रहा है, तो इसे ही हम लोग कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक एग्जाम्पल और लिखे हैं, उसको भी देख लेते हैं। ब्यूटेन को, कार्बन की संख्या 4 है तो 1 2 3 4, ठीक है, और ये हाइड्रोजन की संख्या 10 है तो सबको देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो यहां पे देखिए जो परिभाषा में, परिभाषा से देखिए आप लोग 10 हाइड्रोजन इस तरह हो गए। देखिए परिभाषा में क्या है कि कार्बन कार्बन के परमाणुओं के बीच एकल बंध और कार्बन तथा अन्य परमाणुओं के बीच भी एकल बंध। तो यहां देखिए
कार्बन कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध, और कार्बन से अन्य परमाणु यानी हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो इन सब के बीच भी एकल ही बंध का निर्माण हुआ है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक और नाम है, इसे हम लोग कहते हैं एल्केन। क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। इसका एक और नाम क्या है? एल्केन। देखिए, इसका एक और यहां पे कोष्टक में नाम लिख लेते हैं हम लोग, एल्केन। ठीक है, ये भी नाम आप लोग याद रखेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही हम लोग क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। ठीक है, अब बात किया जाए इसके सामान्य सूत्र की, तो इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? चाहे संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। देखिए, CnH2n+2 इसका क्या है? सामान्य सूत्र। अब यहां n का मान हम लोग 1 से लेके 2, 3 डॉट करके रख सकते हैं, जितने कार्बन बनाना चाहें, यौगिक बनाना चाहें। तो 1 रखेंगे तो इसमें बनेगा क्या? मेथेन बनेगा। देखो 1 रखेंगे तो C1, तो कार्बन 1, और इसमें 1 रखेंगे तो 2 एकम में 2, 2 4, तो CH4 क्या बना? मेथेन। 2 रखेंगे तो एथेन बनेगा, 3 रखेंगे तो प्रोपेन बनेगा, 4 रखेंगे तो ब्यूटेन बनेगा। इसी तरह से 5 रखेंगे तो पेंटेन, 6 रखेंगे हेक्सेन, 7 रखेंगे हेप्टेन, 8 रखेंगे ऑक्टेन, 9 रखेंगे नोनेन, और 10 रखेंगे तो डेकेन बनता है। ठीक है, अब बात किया जाए तो इसका नामकरण हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो उस समय आपको बताएंगे सबका नामकरण 1 से 10 तक के, सभी कार्बन की संख्याओं के 1 से 10 तक का सबका नाम बताएंगे, और कैसे ये इसका नामकरण होता है ये भी आप लोगों को आगे समझाया जाएगा जब इसका IUPAC नाम पढ़ेंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसका दूसरा क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात किया जाए तो अब जान लीजिए, क्या संतृप्त वाले में हम लोग पढ़े हैं कि क्या है? सिर्फ एकल बंध हो। ठीक है, और असंतृप्त वाले में कहा एकल तो हो, लेकिन उसके साथ एक डबल बांड हो या एक ट्रिपल बांड हो, उसे हम लोग कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए क्या डिफिनीशन दे रहा है। देखिए, वे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, वो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य एक द्विबंध हो। क्या हो? 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य एक द्विबंध होना चाहिए या एक त्रिबंध होना चाहिए। ये दोनों बात को ध्यान देंगे। यदि 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य एक द्विबंध हो या एक त्रिबंध हो, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, मतलब जब भी हम कोई श्रृंखला बना रहे हैं कार्बन का, तो उसके बीच में कहीं 2 कार्बन परमाणुओं के बीच या तो द्विबंध आ जाए या तो त्रिबंध आ जाए। ठीक है, द्विबंध आए तब भी और त्रिबंध आए तब भी, इन दोनों अवस्थाओं में उसको हम लोग कहेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब देखिए आगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पे देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल में क्या है? सबसे पहले एथिलीन। एथिलीन की बात करें तो देखो क्या है? CH2 डबल बांड CH2। इसकी अगर संरचना की बात करते हैं तो देखिए संरचना दिखाते हैं। यहाँ पे C है, डबल बांड C के साथ जुड़ा हुआ है। दोनों कार्बन का देखिए 2 बंध संयोजित है, मतलब 2 संयोजकताएं पूरी हैं। 2 संयोजकताएं और चाहिए तो इसके पास भी हाइड्रोजन 2 है, तो 2 हाइड्रोजन इससे इस तरह जुड़ जाता है, और इसके पास भी हाइड्रोजन 2 है तो 2 हाइड्रोजन इससे इस तरह से जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एथिलीन हो गया। ठीक है, क्या हो गया? एथिलीन। ठीक, अब देखिए दूसरा है एसिटिलीन। एसिटिलीन को दिया गया है, तो एसिटिलीन में क्या है? CH ट्रिपल बांड CH त्रिबंध CH। तो इसका देखिए संरचना बनाते हैं, तो ये हो गया C ट्रिपल बांड C, और एक देखो दोनों कार्बन का
तीन तीन संयोजकताएं पूरी हैं, एक बाकी है, तो वो दोनों ये दोनों एच इसके पूरा कर देते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं एसीटिलीन। क्या कहते हैं? एसीटिलीन। ठीक है ना। तो अब एसीटिलीन जो हो गया, ये हो गया क्या? ट्रिपल बांड हो गया। ट्रिपल बांड की तरह होगा तो कौन सा हो जाएगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और डबल बांड हो जाएगा तब भी क्या हो जाएगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना, वो बहुत क्रियाशील होते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, ये अस्थायी तथा क्रियाशील होते हैं। मतलब ये उतना अस्थायी तो नहीं होते हैं। क्यों इसलिए नहीं होते हैं? क्योंकि इनका जो है असंतृप्त होने का मतलब ये है कि ये जबरदस्ती एक दूसरे से साझा किए हुए होते हैं। ठीक है। जैसे ही कोई अन्य परमाणु मिलता है तो क्या करते हैं कि अपना डबल बांड या ट्रिपल बांड तोड़ के उनसे जुड़ के पूर्ण रूप से संतृप्त अवस्था में पहुंचना चाहते हैं। मतलब असंतृप्त के जितने भी यौगिक हैं वो ये चाहते हैं कि हम भी किसमें पहुंच जाए? संतृप्त यौगिक में। तो कोई भी ऐसा परमाणु मिले जिससे ये योगात्मक अभिक्रिया को प्रदर्शित कर पाए तो क्या करते हैं? देखिए ये करते क्या हैं, ये अस्थायी होते हैं और क्रियाशील होते हैं। जैसे ही इसे ये आसानी से योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया क्या हो गया? जैसे यहाँ पे देखो CH2 डबल बांड CH2 है ना, अगर इससे कहीं से दो हाइड्रोजन मिल गया तो ये बीच का एक बांड तोड़ के C सिंगल बांड C और 3 H इससे जुड़ जाते हैं। पहले देखो 2 H था, 2 इधर जुड़ा 2 इधर, अब 3 H जुड़ गया तो ये किस में बदल गया? संतृप्त वाले यौगिक में बदल गया। तो इस तरह की अभिक्रिया को ये प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब बात किया जाए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार कौन कौन से? आपको नाम से ही विदित हो रहा होगा। पहला जो है वो है द्विबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, या इसी को कहते हैं एल्कीन, या इसी का एक और नाम है ओलिफिन। दो नाम है, दोनों नाम याद रखिएगा। पहला है द्विबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो इसको एल्कीन भी कहते हैं और ओलिफिन भी कहते हैं। ठीक है। और दूसरा इसका जो प्रकार है वो है त्रिबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो इसे हम लोग कहते हैं एल्काइन। क्या कहते हैं? एल्काइन, या एसीटिलीन भी इसको कहा जाता है। ठीक है। मतलब जब कार्बन परमाणुओं के बीच 3 बंध बने होते हैं तो उसे हम लोग एल्काइन कहते हैं या एसीटिलीन भी कहते हैं। तो ये त्रिबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है और ये द्विबंध युक्त हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है। तो आज हम लोग जो पढ़े हैं वो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमने ये सीखा कि जब कार्बन परमाणु अपने कार्बन परमाणुओं से या अन्य परमाणुओं से एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं तो उसे हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और जब कार्बन परमाणु अपने ही कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल बांड या ट्रिपल बांड का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग दो भाग में अभी बांटे हैं, इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कौन कौन से? द्विबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और त्रिबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। द्विबंध का जो एक और नाम है उसे एल्कीन कहते हैं और त्रिबंध का एक और नाम है जिसे एल्काइन कहते हैं। ये बातें आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।